गाइस वेलकम बैक टू इंडी रेसलिंग। आज हम बात करने वाले हैं उस बंदे के बारे में जिसको पता है अटेंशन कैसे लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस बंदे के बारे में जिसको पता है कि इंटरनेट रेसलिंग कम्युनिटी पे जो ये फैंस हैं, जो ट्विटर दिन भर चलाते हैं, जो कीबोर्ड के वॉरियर्स हैं, इनको कैसे कंट्रोल करना है। आज मैं बात करने वाला हूँ उस बंदे के बारे में जिसको पता है जो डर्ट शीट है। डेव मेल्जर हो गया, ब्रायन एल्ब्रेच, शॉन रॉस, जेडी और न जाने कितने जो भी अपने आप को रेसलिंग जर्नलिस्ट मानते हैं, उनको कैसे वर्क करने वाला है। एज यू कैन ऑलरेडी सी, मैं बात करने वाला हूँ सीएम पंक की। नॉट ओनली सीएम पंक बट मैं आज बात करने वाला हूँ विल ऑस्प्रे और एडम कोपलैंड यानी एज के कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस के बारे में। और भी बहुत कुछ होगा इस वीडियो में, सो गाइस बने रहिए विद इंडी रेसलिंग। बूम। तो जो ट्यूसडे मॉर्निंग में उठा और मैंने अपना ट्विटर स्क्रॉल किया तो सबसे पहले मेरे को चीज पता चली कि सीएम पंक है डब्ल्यूडब्ल्यूई बैक स्टेज में, मंडे नाइट रॉ के बैक स्टेज में। लास्ट टाइम हमने सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी बैक स्टेज में देखा था, वो बैक स्टेज शो था, वो फॉक्स का करता था, उसका इससे कुछ मतलब नहीं है। तो मैं पूरी स्टोरी बता देता हूँ। सीएम पंक क्यों गए ऑल स्टेट अरीना, सीएम पंक का क्या इरादा था और सीएम पंक ने वहां जाके क्या किया। ये वीडियो मतलब इस पूरी डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, सीएम पंक इज द नेटिव शिकागो, मतलब शिकागो इलिनॉइस से वो बिलोंग करते हैं और उनके घर के बगल में स्टेडियम है तो वो चले गए, कोई पाप नहीं किया। बट अब मैं बताता हूँ हुआ क्या था। फ्लोरिडा कोई जगह है अमेरिका में, सब कुछ अमेरिका में ही है, शिकागो भी अमेरिका में है, फ्लोरिडा भी अमेरिका में है। तो फ्लोरिडा से सीएम पंक ने फ्लाइट पकड़ी टू शिकागो। तो उस शिकागो वाली फ्लाइट में काफी सारे ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, जो कोइंसिडेंटली सीएम पंक के साथ उस फ्लाइट में थे। अब सीएम पंक ने जानबूझ के किया नहीं किया वो तो वही सीएम पंक ही बता सकते हैं, बट उस फ्लाइट में डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स भी थे और सीएम पंक भी थे। तो जब उनको पता चला होगा कि जो मेरा अगले मंडे नाइट ड्रॉ होने वाला है, ये पता नहीं होगा सीएम पंक को, बट इन एनीवे सीएम पंक को पता नहीं था कि मंडे नाइट ड्रॉ होने वाला है उनके ऑल स्टेट अरीना में। सीएम पंक के लिए ऑल स्टेट मतलब प्रोफेशनल रेसलिंग फैंस के लिए ऑल स्टेट अरीना इज लाइक मक्का, जस्ट लाइक मेडिसन स्क्वायर गार्डन, जैसे यूनाइटेड सेंटर, जैसे जैक्सनविल फ्लोरिडा का वो जो एईडब्ल्यू का है, वो वैसे ही ऑल स्टेट अरीना ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेट रेसलिंग कम्युनिटी के लिए। जो रेसलिंग फैंस हैं उस ऑल स्टेट अरीना को पूछते हैं। रीजन बीइंग 2011 का मनी इन द बैंक, सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच। 2014 का पे बैक, सीएम पंक का रिटर्न अगेंस्ट क्रिस जेरिको, लेटेस्ट हेल इन अ सेल जहां कोडी रोड्स की बाजू पूरा पूना रखी थी वर्सेस हेल इन अ सेल वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड हेल इन अ सेल। तो ऑल स्टेट अरीना मतलब एक छोटी में ऐसी वैसी अरीना नहीं है, ये मतलब एक जीता जागता संसार है, ये एक लिविंग बीइंग है। और हाँ, रेसलमेनिया 22 2006 वाला जॉन सीना वर्सेस ट्रिपल एच, वो भी ऑल स्टेट अरीना में ही हुआ था। तो इतने ज्यादा हिस्ट्री में ना जाते हुए ऑल स्टेट अरीना की, तो हुआ क्या कि सीएम पंक पहुंच गए ऑल स्टेट अरीना क्योंकि उनके ऑब्वियसली उनके घर के नजदीक था और उन्होंने वहां पहुंच के हाथ मिलाया मिज से, उन्होंने वहां जाके हाथ मिलाया ट्रिपल एच से, वहां पे उन्होंने हाथ मिलाया शायद बैरन कॉर्बिन से, मतलब ये जो भी है रूमर मैंने सुना। तो उन्होंने मिज से हाथ मिला के उनके मन में जो भी पुराने गिले शिकवे थे उनको दूर किया। उन्होंने ट्रिपल एच से पूछा क्या मैं तुमसे 5 मिनट बात कर सकता हूँ। अब क्यों बात करनी है क्यों बात नहीं करनी ये तो सीएम पंक ही बता सकते हैं, बट मेरे ख्याल से सीएम पंक के मन में वही रहा होगा कि काफी लंबे टाइम से हम दोनों के बीच में काफी बड़ा बीफ है, तो क्यों ना उसको आज सेटल कर लिया जाए। और कौन सा मैं तेरे को बोल रहा हूँ रात को मेरे साथ डिनर पे चल, या मेरे को अपनी कंपनी में साइन कर ले, या अपनी बेटी का रिश्ता मेरे घर पे ला। तो सीएम पंक ने जिस ट्रिपल एच से बोला और भाई ठीक है, घर में सही ठीक, दादा वगैरह सही चीज है, मैं बात कर सकता हूँ तेरे से और सब ठीक चंगा बढ़िया। तो ट्रिपल एच ने बोला यार मैं तो तेरे से बात कर लूँ बट वो बड़ा बॉस है ना, फिर उसको ज्यादा उंगली है। तो यही सब चल रहा होगा। तो मेरे ख्याल से विंस को पता चल गया होगा कि सीएम पंक 2014 के बाद से अब मंडे नाइट रॉ पे आए हैं, तो विंस ने बोला इस बंदे को इस अरीना से निकाल दूं पहली फुर्सत। बट सीएम पंक ने फिर तमीज से सोचा कि चलो ठीक है, कोई फालतू का बकेड़ा नहीं चाहिए, आराम से बंदा चिल मारते हुए अरीना से बाहर आ गए। तो अभी इस हरकत से की सीएम पंक की इस हरकत से ना, ये जो कुछ रेसलिंग कम्युनिटी फैंस होते हैं ना, रेसलिंग कम्युनिटी क्यों बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद उसका पार्ट हूँ, ये जो रेसलिंग फैंस होते हैं ना, ये सच में फालतू के यूजलेस असम्पशंस मानना शुरू करते हैं। ओ सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस, रेसलमेनिया 40 फिलाडेल्फिया, सीएम पंक वर्सेस ट्रिपल एच, कौन बनेगा चीफ कंटेंट ऑफिसर, सीएम पंक वर्सेस पता नहीं कौन केविन ओवन, सीएम पंक वर्सेस
स्टोन कोल्ड, सीएम पंक वर्सेस रॉक, सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना, सीएम पंक वर्सेस एज, मतलब कुछ भी अननेसेसरी बुकिंग वो खुद ही स्टार्ट कर देते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है। अब मैं बता देता हूँ सीएम पंक का, सीएम पंक करने वाले हैं अपना हिस्टोरिक रिटर्न। 2 जुलाई के महीने में ये बंदा वापस आने वाला है। इस बंदे को लाने के लिए टोनी खान ने, मतलब टोनी खान ने क्या, वार्नर ब्रदर ने बोला इस बंदे को वापस लेके आओ और एक ऐसा टोनी टू एक ऐसा शो कर शनिवार को जिसको क्या AEW कल्यूजन, और उस कल्यूजन वाले शो पे, मतलब वो कल्यूजन वाला शो सेंटर अराउंड करेगा सीएम पंक। तो क्या सीएम पंक इतनी बड़ी गलती करेंगे कि आने वाले 3 या 4 महीने में उनके अराउंड एक शो बनने वाला है और वो सब छोड़ छाड़ के WWE के पास चले जाए? नहीं, वो ऐसी हरकत नहीं करने वाले। और ऑब्वियसली उनको पता है रेसलिंग फैंस को कैसे काम हाथ में उंगलियों पे नचाना है, और वही वो काफी अच्छे तरीके से करते हैं। और बात रही सीएम पंक ने जो पुराने गिले शिकवे थे मिटाने के लिए, तो मेरे ख्याल से सीएम पंक ने मिज और ट्रिपल एच के साथ तो कुछ बातचीत करी होगी और कुछ ना कुछ अच्छी बात ही करी होगी। हम तो एज रेसलिंग फैंस ही हम अज्यूम कर पा रहे हैं। बट अगर सीएम पंक को गिले शिकवे मिटाने हैं तो उनको मिटाने पड़ेंगे केनी ओमेगा से, उनको मिटाने पड़ेंगे यंग बक से, और उनको मिटाने पड़ेंगे एडम हैंगमैन पेज। गोल्ड कबाना से निपटाए ना निपटाए वो उनका पर्सनल मैटर है। बट मैं वही अज्यूम कर रहा हूँ कि आने वाले जो 6 महीने हैं AEW के लिए, मतलब सितंबर तक, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, आने वाले 6 महीने, मतलब अगले महीने डबल और नथिंग, उसके बाद फॉरबिडन डोर, उसके बाद ऑल इन, उसके बाद ऑल आउट और ग्रैंड स्लैम, और बीच में शायद फाइट फॉर द फॉलन और फाइटर फेस्ट वगैरह कर दे, वो तो डायनामाइट का स्पेशल एपिसोड है। बट इन आने वाली ये 6 महीने हैं ये AEW के लिए काफी ज्यादा जरूरी होने वाले हैं, और वेम्बली स्टेडियम को अगर फिल आउट करना है तो इस बंदे को होना जरूरी है। तो ये रही बात, और ये रहा पूरा कंक्लूजन सीएम पंक क्या कर रहे थे उधर। इसका मतलब ये नहीं कि सीएम पंक ने अब डिसाइड कर लिया कि वो WWE जाए, शायद वो जा सकते हैं जब उनका AEW का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो, बट अभी वो मेरे ख्याल से ऐसी कुछ हरकत नहीं करने वाले, और ना ही WWE कॉन्ट्रैक्ट टैम्परिंग करेगी सीएम पंक की। और ये फालतू के जो रूमर्स है और ये फालतू के रेसलिंग वाले अलग से अपने ही मतलब ड्रीम मैचेस, मतलब बंदा आया नहीं और ड्रीम मैचेस पहले ही बना लिए, तो बिल्कुल यूजलेस स्पेकुलेशन है। सीएम पंक कहीं नहीं जाने वाले, वो वापस AEW आने वाले हैं और करने वाले हैं वो सब जो पहले रन में जो उनसे उम्मीद की थी। खैर उम्मीद पे तो वो खरे उतरे, मतलब काफी सारे मेमोरेबल मोमेंट्स दिए। सीएम पंक MJF, सीएम पंक एडी किंगस्टन, सीएम पंक वर्सेस आई डोंट नो। सो ये जो सीन है सीएम पंक और विंस मैकमैन वाला कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन वाला, खैर ये तो अब हमें देखने को नहीं मिलेगा, बट बैक स्टेज शायद 3 या 4 साल बाद हमको सीएम पंक देखने को मिल जाए मंडे नाइट रॉ, स्मैकडाउन या रेसलमेनिया या कोई भी समर स्लैम वगैरह, जहाँ पे भी वो चाहे। बट अभी जो स्पेकुलेशन रनिंग वाइड हो रही है कि सीएम पंक करने वाले हैं अपना मंडे नाइट रॉ रिटर्न, वो मतलब उस थॉट को डालो फुल डाउन। अब सीएम पंक से मैं मूव ऑन करूं तो वो मैं अगला पॉइंट आता हूं विल ऑस्प्रे से। तो काफी सारे रेसलिंग फैंस को विल ऑस्प्रे के बारे में नहीं पता, मेरे को भी उतना ज्यादा नहीं पता था। मतलब पिछले साल का फॉरबिडन डोर देखा मैंने, उसके बाद से विल ऑस्प्रे का जो वर्किंग स्टाइल है, जो उनका रेसलिंग स्टाइल है, मतलब एक तरह से रिकोशे वाला स्टाइल है। WWE में रिकोशे ब्रॉन स्ट्रोमन के टैग टीम पार्टनर, तो वही वाला स्टाइल विल ऑस्प्रे का है। बट विल ऑस्प्रे थोड़े और ज्यादा कैरिस्मेटिक है, माइक पे थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, और यही चीज उनको सेपरेट करती है विल ऑस्प्रे, मतलब यही चीज उनको सेपरेट करती है रिकोशे। अब जैसे रे फीनिक्स हो गए, रे फीनिक्स वर्सेस विल ऑस्प्रे, मतलब ये उस टाइप के उस कैलिबर के परफॉर्मर है, और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच सीक्वेंस और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूव्स वगैरह ये डिलीवर कर सकते हैं, तो इतना सब बताने की जरूरत नहीं थी। बट विल ऑस्प्रे का जो कॉन्ट्रैक्ट है न्यू जापान के साथ वो ऑलमोस्ट एक्सपायर होने वाला है, और मेरे ख्याल से अगर कॉन्ट्रैक्ट मोस्टली वो शायद रिन्यू कर ले, और रिन्यू ना भी करें तो उनका मेरे ख्याल से उनके लिए होम बेस AEW है, क्योंकि WWE मेरे ख्याल से आजकल कुछ हायरिंग वगैरह नहीं कर। और अगर WWE चाहे कि वो अप्रोच करे विल ऑस्प्रे को, तो मेरे ख्याल से ये वो बंदा नहीं है जो कंपनी के तरीके से चले। ये बंदा अपने स्टाइल में ही रहता है, इसका खुद का एक अलग से फैक्शन है यूनाइटेड एम्पायर ऑसी ओपन के साथ मिलके, तो इस बंदे का स्टाइल ही अलग है, और ये मेरे ख्याल से बंदा AEW में काफी अच्छी तरीके से सूट कर सकता है। सो बात कर ली मैंने विल ऑस्प्रे की, बात कर ली मैंने सीएम पंक की, मैं बात कर लेता हूँ वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट एज के बारे में। ऑन दिस डे आई सी क्लियरली, एज ने कुछ ऐसी बात कर दी है जिसने मतलब वही फिर से वही रेसलिंग कम्युनिटी को हिला के रख दिया। इन्होंने कुछ कमेंट वगैरह किसी पॉडकास्ट वगैरह पे दे रहे थे,
इन्होंने बस यही बात बोली कि हाँ मेरे में अब ज्यादा उतनी हिम्मत नहीं बची, बट मेरे में एलीट लेवल परफॉर्मेंस बची हुई है। तो वही खुल गया, कैन ऑफ वॉर्म्स खुल गया, जादू का पिटारा, एलीट परफॉर्मेंस। अच्छा तो एज तो एईडब्ल्यू जा ही रहे हैं, ओहो एज तो एईडब्ल्यू अब जाने वाले हैं क्योंकि उनके मुंह से एलीट निकल गया। बट इसमें मेरा मानना है कि क्या एज एईडब्ल्यू में उतना कर पाएंगे जितना डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो एक कंप्लीट पैकेज बन के आते हैं। अब कंप्लीट पैकेज का मतलब है नंबर 1 उनका थीम सॉन्ग मेटलिंगस ऑल्टर ब्रिज का है, वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट थीम मेटलिंगस। फिर जो उनकी एंट्रेंस है वो जिस तरीके से उनके पीछे का पायरो जाता है, आप एज यू कैन सी इस वीडियो में देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल पायरो है। और एज की मेरी फेवरेट जो सबसे फेवरेट एंट्रेंस रही थी वो थी रेसलमेनिया 24 जहां वो मेन इवेंट में थे अंडरटेकर के साथ, और काफी लंबी एंट्रेंस थी और जिस तरीके से वो सिट्रस बोल वाली अरीना को लाइटिंग की थी और एज की जो एंट्रेंस थी ऑन दिस डे और वो पूरा जो माहौल बना हुआ था, अनफॉर्चुनेटली एज हार गए, बट वो काफी ज्यादा मतलब कैप्टिवेटिंग मोमेंट था। और 2000 कब की बात है, 2008 में लाइक हमारी क्या एज रही होगी और हमको वैसी चीज देखने को मिली, म्यूजिक, लाइट्स और कैप्टिवेटिंग परफॉर्मेंस बाय एज वेल एज अंडरटेकर, रेसलमेनिया का मेन इवेंट, रेसलमेनिया का ऑरा। तो वो वही सब चीजें मेरे को मतलब एज का एक ऑल टाइम फेवरेट रेसलर बनाती हैं। और मेरे को मतलब लिटरली एज की परफॉर्मेंस जब से इन्होंने रिटर्न किया उसमें कुछ तो मौके काफी अच्छे रहे हैं, जैसे रैंडी ऑर्टन के साथ उनकी जो फ्यूड थी वो पहले 1-1.5 हफ्ता तो काफी अच्छी चली, तो उसके बाद वो सीरियसली लॉकडाउन लग गया और तो विंस मैकमैन ने रेड मार दी। उसके बाद जो उनकी फ्यूड थी सेथ रॉलिंस के साथ, जो सऊदी अरेबिया में हेल इन अ सेल मैच हुआ था, वो भी बहुत ही अच्छा। और एज भी मेरे ख्याल से थोड़े पार्ट टाइम मोड में है, तो अगर वो पार्ट टाइम मोड में है तो वो एईडब्ल्यू वाला ऑप्शन डिस्कवर कर सकते हैं। और अगर वो एईडब्ल्यू जाते हैं तो वो यूनाइट करेंगे अपने भाई के साथ क्रिश्चियन केज। और लिटरली क्रिश्चियन केज की जो मतलब एईडब्ल्यू में मतलब डेब्यू तो काफी वाहियात रहा था सीएम पंक की वजह से। फैंस वही सोच लेते हैं कि टोनी खान का हॉल ऑफ फेम वर्दी लेवल परफॉर्मेंस भी आने वाला है तो ऑब्वियसली सीएम पंक होंगे, बट वो क्रिश्चियन थे। और क्रिश्चियन केज की परफॉर्मेंस माइक पे बहुत अच्छी रही है, उन्होंने ट्रियोज मैच में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने जंगल बॉय के साथ जो फ्यूड रही है वो काफी ज्यादा अच्छी रही है। और जो लास्ट रेवोल्यूशन वाले पेपर व्यू पे जो बरीड अलाइव मैच था वो भी बहुत ही अच्छा था। एंड आई रियली लाइक क्रिश्चियन केज ने जो मेन रोस्टर पे जो किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई में और जो क्रिश्चियन कर रहे हैं एईडब्ल्यू के रोस्टर पे, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि मेरे ख्याल से जिम रॉस का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था काफी सालों पहले कि डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रेफर करती थी एज को ओवर क्रिश्चियन के। क्यों करती थी नहीं पता, ठीक है, जो भी करती है वो उनका डिसीजन। तो अगर एज करते हैं एईडब्ल्यू डेब्यू तो उनको फेस करने को मिल सकते हैं क्रिश्चियन, या फिर वो एक टैग टीम टाइटल रन कर सकते हैं विद क्रिश्चियन, या वो फेस कर सकते हैं जेफ हार्डी को क्योंकि जेफ हार्डी इज बैक, या वो फेस कर सकते हैं सीएम पंक, या वो फेस कर सकते हैं क्रिस जेरिको को रेसलमेनिया 26 मस्त मैच था। तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, काफी सारे ड्रीम मैचेस हैं अगर एज करते हैं अपना डेब्यू इन एईडब्ल्यू। एज वर्सेस केनी ओमेगा, एज वर्सेस कौन, मतलब कोई भी हो सकता है, लाइक एज वर्सेस कौन, एज वर्सेस क्यूटी मार्शल, ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ड्रीम मैच है। बट इन एनीवेज मैं उम्मीद करता हूँ एज जहाँ भी रहें खुश रहें और हेल्दी रहें, क्योंकि इन्होंने 2011 में जबरदस्ती इनको रिटायरमेंट दिला दी गई है। 2011 से लेके इन्होंने फाइनली अपना रिटर्न किया। 2019 का रॉयल रंबल था, उसमें रॉयल रंबल में रिटर्न किया और मतलब इन्होंने अपनी जो लाइफ का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था, मतलब जिंदगी के 9 साल इन्होंने रिटायरमेंट में रह के गुजार दिए। सेम विद पेज सराया, सेम विद कौन, अथीना। तो उनके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मौका हो सकता है अगर वो एईडब्ल्यू जाते हैं तो। और मेरे ख्याल से अगर एज थोड़ा अपने करियर में रिस्क वगैरह लेना चाहे तो मेरे ख्याल से एईडब्ल्यू इज अ बेटर ऑप्शन। तो विद दैट थिंग चलो करते हैं आज की वीडियो का एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू इंडी रेसलिंग।